जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार पुलिस का 55 सेट सीरीज़ में। साथियों, तो आज का ये जो सेट होने वाला है, सेट नंबर 15। यदि आपने 1 से 14 तक का सेट नहीं देखा है तो आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपके जो बिहार पुलिस में क्वेश्चन आते हैं, हिंदी का आते हैं, हिंदी से भी क्वेश्चन आता है। तो हिंदी ग्रामर का भी वीडियो है, आप वहाँ से हिंदी ग्रामर का भी वीडियो देख सकते हैं। ये एक वीडियो फ्रेंड्स आपका जो है बहुत कम समय में जो है 2 से 4 मार्क्स गेन करने में आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। 2 से 4 मार्क्स आप बहुत ही आसानी से गेन कर सकते हैं। तो आप हिंदी का भी वीडियो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, चैनल पर देख सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और प्लस में जो बगल का बेल आइकन है इसको भी ज़रूर प्रेस करेंगे, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहला नंबर प्रश्न है आपका, सीएनजी मुख्य रूप से बनी होती है। सीएनजी जो रूप है वो मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो जो सीएनजी है फ्रेंड्स, वह एक प्राकृतिक गैस को जो है संपीड़ित करके बनाया जाता है, और जो है कि मुख्य रूप से मीथेन से बनी होती है। मीथेन से बनी होती है। अगर इसका सूत्र का बात करें फ्रेंड्स, तो मीथेन का सूत्र आपका हो जाएगा CH4, आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व नगरी जिसे मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? विश्व नगरी जिसे मेगालोपोलिस भी कहा जाता है, इस शब्द का जो प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? तो इस शब्द का जो प्रयोग किया गया था फ्रेंड्स, यह जो है जीन गोटमेन के द्वारा किया गया था। जीन गोटमेन के द्वारा किया गया था। और ये जो मेगालोपोलिस है फ्रेंड्स, यह एक यूनानी भाषा है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, ये दिया हो रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि यह जो भाषा है यह किस देश की भाषा, या फिर यह कौन सी भाषा थी? यह एक यूनानी भाषा है। अगला प्रश्न है आपका, रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तन पर न चिपकने वाला परत कौन सा होता है? तो वह फ्रेंड्स टेफ्लॉन होता है। वह जो होता है परत होता है जिसे बर्तनों में नहीं चिपकता है, तो वह टेफ्लॉन का परत होता है। अगला प्रश्न है आपका, कवि विद्यापति की रचना जो कृतिलता है किस भाषा की है? कवि विद्यापति की रचना कृतिलता। आपको क्या करना है, ये जो रचना है ये भी याद कर लेना, क्योंकि हिंदी से संबंधित आपके ऐसे ही प्रश्न आएंगे। इसके रचनाकार कौन है, चाहे रचना ये नाम दिया जा रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, इसमें से इनके द्वारा रचित क्या है। इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे हिंदी में। तो आपको जब सवाल आता है तो सवाल के साथ जो रहता है दिया हुआ, उसको भी याद करते हुए चलना है। क्या पता नेक्स्ट टाइम आपसे यही सवाल पूछ लिया जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा आपका अबहट। अबहट जो है ये इनकी भाषा थी। ये जो कृतिलता की भाषा थी वह अबहट थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से छैल छबीला रंग 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 में रंगीला बड़ा चित का अडीला कहूँ देवता में न्यारा है, पंक्तियों की रचना करने वाले कौन है? तो देखिए, अकबर की एक बीवी थी, मुस्लिम बीवी जो थी वह ताज बीवी थी तो मुस्लिम, लेकिन वह जो है श्री कृष्ण की बहुत ही ज़्यादा आराधना करती थी। तो ये जो लाइन है इन्हीं के द्वारा रचित है, ताज बीवी के द्वारा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? तो जो दैवीय सिद्धांत है, दैवीय सिद्धांत है जो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इसमें माना जाता था कि जो राज्य का जो स्थापना हुआ है आरंभ में ईश्वर के द्वारा किया गया है। ये दैवीय सिद्धांत में ऐसा माना जाता था। अगला प्रश्न है आपका, एक लकड़ी है वो किस प्रकार का ईंधन है? तो जो लकड़ी है फ्रेंड्स, लकड़ी जो है क्या है? लकड़ी एक प्राथमिक ईंधन है। लकड़ी क्या है? लकड़ी जो है एक प्राथमिक ईंधन के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है कि इतिहास जो है क्या है? इतिहास वर्ग जो है क्या है? संघर्ष की कहानी है। अगला प्रश्न है आपका, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? तो ये जो कोई वित्तीय बिल है वह कहाँ प्रस्तावित हो सकता है? यह जो वित्तीय बिल है वह केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। क्या होता है? केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए, स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि इसी को कहते हैं, झूम कृषि भी इसे कहा जाता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो झूम कृषि होता है उसे दीपा के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में जो झूम खेती होता है उसे पामलू के नाम से जाना जाता है। असम में जो झूम खेती होता है उसे झूम के ही नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जो बेवर है फ्रेंड्स, यह बिहार में ना होकर के
कहाँ होता है? ये होता है मध्य प्रदेश में, बिहार में नहीं होकर के यह क्या होता है? मध्य प्रदेश में होता है। तो ये आपका जो गलत है वही आपका सही है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें से आपसे डायरेक्ट यह भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का झूम कृषि का नाम क्या है? आपके पास यही 4 ऑप्शंस रहेंगे, दीपा, पामलू, झूम और बेवर। तो आप करेक्ट आंसर करेंगे दीपा। इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू किनके द्वारा दिया गया था? तो यह कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2019-20 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखिए भारत में जो सर्वाधिक चावल उत्पादन करने में लगभग हमेशा से ही पश्चिम बंगाल का स्थान रहा है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा आपका, ये देखिए ये ऑप्शन नंबर जो डी है, राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें है? तो भारतीय नागरिकों का जो मौलिक अधिकार का वर्णन है फ्रेंड्स वह है संविधान के भाग 3 का 12 से लेकर 35 तक का जो है इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है, और इसे ही मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं, इसको क्या करना है? इसका जो इंग्लिश वर्जन में कोट क्या हो सकता है ये आपको चूज़ करना है। इसका जो इंग्लिश वर्जन का जो करेक्ट कोट होगा फ्रेंड्स ये होगा, इफ़ यू रेसिस्ट चेंज यू रेसिस्ट लाइफ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इफ़ यू रेसिस्ट चेंज यू रेसिस्ट लाइफ, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो ये जो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड है फ्रेंड्स ये आपका कर्नाटक में स्थित है, ये आपका कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है? तो यह जो है कुमार गंधर्व के द्वारा रचित है। यह क्या है? कुमार गंधर्व के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है आपका, किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे? तो यह उसने कहा था नाम का एक कहानी है जिसमें लहना सिंह है जो प्रमुख पात्र के रूप में है। अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज विषय किसका है? जो पंचायती राज है वह किसका विषय है? तो अगर पंचायती राज की बात करें फ्रेंड्स तो यह जो है यह राज्य सूची का विषय है। देखिए भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है राज्यों और संघ के माध्यम से अधिकारों को उल्लेखित करती है। इनमें जो है 3 सूची है, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और ये जो पंचायती राज है यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका, एक दीक्षांत भाषण नामक रचना जो है ये किनकी एक रचना है? तो फ्रेंड्स यह जो है एक हरिशंकर प्रसाई के द्वारा रचित है एक दीक्षांत भाषण। अगला प्रश्न है आपका, इट इज़ रनिंग कैट्स एंड डॉग द सेंटेंस डज नॉट मीन, इसका क्या मतलब नहीं हो सकता है? तो देखिए इसका जो मतलब होता है इट इज़ ड्रिजलिंग, ये आपका हो जाएगा, ये इसका मतलब नहीं होता है। इट इज़ ड्रिजलिंग का मतलब होता है बूंदा बूंदी जो बारिश होती है उसका ये मतलब होता है। तो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है बहुत तेज़ सी जो झमाझम बारिश होती है उसका ये मतलब निकलता है। तो इट इज़ रनिंग कॉन्ट्ररी टू एक्सपीरियंस और बिलीफ, ये जो है इसका मतलब हो सकता है। इट इज़ रेनिंग अनयूजुअली और अनबिलीवेबली, ये हो सकता है। इट इज़ रेनिंग हैविली, इसका तो सही मायने में यही मतलब निकलता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इंग्लिश का भी सवाल आता है और इंग्लिश के बहुत ही ईजी से सवाल आते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि जीके जीएस का कोई भी सीमा नहीं है कि आपका कहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश भी सब्जेक्ट्स इसमें है जिससे प्रश्न आते हैं और जो कि आपका बहुत ही सिंपल सा सवाल आते हैं इंग्लिश और हिंदी का। अगर आप इस पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हिंदी का 10 आता है और इंग्लिश का 10 आता है। इसमें आप मिनिमम 5 और इसमें 5 आप सिर्फ ग्रामर से यहाँ से
बहुत ही आसानी से यहाँ से मार्क्स गेन कर सकते हैं, 5-5 10 नंबर। और इतने भारी कंपटीशन में 10 मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि जीके जीएस तो आप शुरू से ही फोकस कर ही रहे हैं, मुझे मालूम है जीके जीएस पर आप बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा यदि आप हिंदी और इंग्लिश पर भी ध्यान देते हैं तो आप बहुत ही आसानी से औरों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? तो जो उस समय बिहार विधान की सदस्य संख्या थी वह कितनी थी? 243 थी, 243 थी। अगला प्रश्न है आपका, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन है? तो देखिए, भारत में जो है सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछा कि सबसे बड़ा तांबे का उत्पादक कौन है, तो सबसे बड़ा ये देखिए मध्य प्रदेश हो जाएगा, दूसरे स्थान पर राजस्थान आ जाएगा और तीसरे स्थान पर ये झारखंड हो जाएगा। तो आपसे तीसरा ही पूछ रहा है, तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है कि राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक के IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो उसमें 11 अंक होते हैं। कितने होते हैं? आपका बैंक खाता होगा, आप IFSC कोड का जो डिजिट है वो आप गिन कर देख लेंगे, उसमें 11 रहेगा। और रही बात, आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि IFSC कोड का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? तो IFSC कोड का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनेंगे, इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड। क्या होता है? इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सर्वोच्च न्यायालय क्या है? किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ये है न्यायिक पुनर्लोकन का ये अर्थ होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी थी? तो उस समय निर्वाचित सदस्य की संख्या फ्रेंड्स 318 थी, 318 थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो जब नाजीवाद का जो संस्थापक था फ्रेंड्स वह एडोल्फ हिटलर था। कौन था? एडोल्फ हिटलर नाजीवाद का संस्थापक था। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये जो चरक थे फ्रेंड्स, यह कनिष्क के राजवैद्य हुआ करते थे और चरक के द्वारा ही लिखी एक पुस्तक है चरक संहिता। ये भी आप याद रखेंगे, आपसे सवाल डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि चरक संहिता किनकी रचना है? तो ये आपका हो जाएगा चरक के द्वारा यह रचना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, किसमें वर्णित है फ्रेंड्स? तो यह हो जाएगा आपका संविधान के भाग 4 में, यह संविधान के भाग 4 में वर्णित है और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, लोकसभा का जो स्पीकर है उसका निर्वाचन कैसे होता है? तो उसका जो निर्वाचन होता है फ्रेंड्स, लोकसभा अध्यक्ष जिसको स्पीकर कहते हैं, अध्यक्ष जिसको स्पीकर करते हैं, उसका जो निर्वाचन है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो ये देखिए, यह जो है उसी सदन का जो है निर्वाचित सदस्य के द्वारा उस सभा का अध्यक्षता किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ये कौन सा है जो इसका इंस्ट्रूमेंट नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा जो सार्वजनिक ऋण है, वह जो है मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, स्थानीय पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, बोरा जो पवन है वह इटली में बहता है, खमसीन जो है वो मिस्र का है, हरमट्टन जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट का है, लेकिन मिस्ट्रल जो है वो ऑस्ट्रेलिया का नहीं होकर के ये है फ्रांस का। ये किसका है? फ्रांस का है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था? तो यह जो है राजपूत काल में समाज में कायस्थ जाति का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? तो यह संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। और कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग लगा करके उन्हें हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी
नामक रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो स्कर्वी नामक जो रोग है फ्रेंड्स वह विटामिन सी की कमी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, बी की कमी से बेरी होती है और सी की कमी से तभी आपने देखा कि स्कर्वी होता है और डी के कमी से फ्रेंड्स रिकेट्स होता है। रिकेट्स होता है विटामिन डी के कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, निम्न मते से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है? किसे हिंदी जो सोनेट है उसका साधक माना जाता है? तो ये जो त्रिलोचन है इन्हें जो है हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो वो मात्र 6 महीने तक वह मंत्री पद पर आसन रह सकते हैं किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना। अगला प्रश्न है आपका, गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? गुट निरपेक्षता के विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है, तो ये जो एडिशन रोग है फ्रेंड्स यह जो है वह थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, किस तथ्य पर आधारित है फ्रेंड्स? तो भारत का जो प्रजातंत्र है वह इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आपका, लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था? तो देखिए, लीग ऑफ नेशंस जो अस्तित्व में आया था वह 10 जनवरी 1919 को आया था। 10 जनवरी 1919 को आया था। अगला प्रश्न है आपका, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट चॉइस। देखिए, द वुड आर लवली, सॉरी, the wood are lovely, dark and deep, but I have promised to keep and miles to go before I sleep. These lines liked by Pandit Jawaharlal Nehru are the concluding lines of the poem. कौन सा पोएम का है और किनके द्वारा लिखा हुआ है? ये देखिए, यह जो है फ्रेंड्स, यह जो है स्टॉपिंग बाय वुड ऑन ए स्नोवी इवनिंग, रॉबर्ट फॉरेस्ट के द्वारा यह लिखा हुआ है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जो मैथ्स का क्वेश्चन है जिसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दिया करती हूँ। सॉल्यूशन के लिए आप कमेंट्स करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप वहाँ से भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है मैसेज करने का, आप मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिए फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 45 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि आपको कोई भी किसी का भी पीडीएफ चाहिए तो आप जा करके टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं या फिर वहाँ पर आपको मिल जाएगा, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? तो अंत्योदय जो अन्न योजना है इसका जो उद्देश्य है फ्रेंड्स वह है गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? तो मेरी जो जेल डायरी नामक एक कृति है फ्रेंड्स यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है? ये देखिए, ये जो है ये लैक्टोबैसिलस नाम का जो जीवाणु है यह जो है दूध से दही बनाने में सहायता करता है। यदि आपसे पूछा कि दूध से दही बनने की कौन सी क्रिया है तो यह एक रासायनिक क्रिया है। यह कैसी क्रिया फ्रेंड्स? यह एक रासायनिक क्रिया हो जाएगा, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सांख्यिकी में जो मानक विचलन का प्रयोग था फ्रेंड्स यह सर्वप्रथम कार्ल पियर्सन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है, कितनी निर्धारित है फ्रेंड्स? तो यह 40 है। यह कितनी है? यह 40 है। अगला प्रश्न है आपका, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्त के यदि मतभेद होने पर कौन मामला का निर्णय लेता है? तो यह जो बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग जो है इसका निर्णय लेता है। अगला प्रश्न है आपका मैथ्स का है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 52 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का ही क्वेश्चन नंबर 53 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है
54, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन इज, जिसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था? तो भारत में नीति आयोग है फ्रेंड्स जो 2015 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है मैथ्स का है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 57, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक करना आपको फ्रेंड्स, तो आपका सवाल ये है, द जज फाउंड हिम, ये क्या हो जाएगा? जो द जज फाउंड हिम, ये ब्लैंक है, ऑफ मर्डर। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर फिल होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा द जज फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग फ्रेज। ये फ्रेज का सही मीनिंग आपको बताना फ्रेंड्स। फ्रेज है वन हु इज़ आउट गोइंग, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा वैगोबाउंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज गिवन इडियम। ये इडियम जो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आपको मतलब बताना है कि क्या मीनिंग होगा इसका। टू जंप ऑन द बैंड वैगन, टू जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दहेज निरोधक विधेयक। दहेज निरोधक विधेयक के लिए यह जो है अधिवेशन विधेयक बुलाया गया था। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 3.5%। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? बूढ़ा आदमी अपने, यहाँ क्या हो जाए फ्रेंड्स, से दुखी है, तो जो बूढ़ा आदमी है वो अपने बुढ़ापे से दुखी है। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सेंटेंस है आपका, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे थे। तो ये जो अंडरलाइन यहाँ पर ये होगा, ये नहीं है, मिस हो गया है, ये होगा गणतंत्र दिवस में सैनिक गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक क्या कदम ताले कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कदम सैनिक जो थे कदम ताल कर रहे थे, कदम ताले नहीं कदम ताल कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक जो था फ्रेंड्स यह बृहद्रथ था, जिसको इसी का सेनापति के द्वारा क्या किया था, मार दिया गया था बृहद्रथ को। उसके बाद नया वंश की स्थापना की गई थी। इसका जो सेनापति था पुष्यमित्र सिंह, उसने ही इसे मार दिया और अपना एक नया राजवंश की स्थापना किया। और वह कौन सा राजवंश था? वह शुंग राजवंश था। शुंग राजवंश का स्थापना हुआ था, ये भी याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि शुंग वंश के संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न पूर्वोत्तर राज्यों में किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम था? कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ये जो है पूर्वोत्तर राज्यों में से हैं सारे, इसमें से किसमें जो है महिला साक्षरता की जो दर थी वो बाकी के तुलना में सबसे कम थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा असम। देखिए ये जो जनगणना से प्रश्न है फ्रेंड्स, हर सेट में 1-2 प्रश्न आते ही आते हैं। तो आपको करना ये है, जनगणना से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक के देख लेना है, क्योंकि 100% श्योर है कि 1 से 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिनमें कोई त्रुटि है। तो सेंटेंस ये है कि हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। ये देखिए सेंटेंस इसमें सही ही दिया हुआ है। मैंने देखा है सॉल्यूशन में, सेंटेंस इसमें ये होना चाहिए कि हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठी होती है। ये एक्चुअल क्वेश्चन था और आपका जो करेक्ट आंसर होता है ये होता है मीठी होती है। तो आपका ये जो करेक्ट आंसर होता है आपका कि हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। ये देखिए मीठा होता है, यहाँ पर मीठा होता है होना चाहिए और यहाँ पर मीठा होती है होना चाहिए। तो आप ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो देखिए ये जो मुहावरा है
अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। क्या होगा? बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना। आपको कुबेर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो देखिए यक्षराज को ही कुबेर कहा जाता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहते हैं? उसे मुमुक्षु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे मुमुक्षु कहते हैं। यदि आप चाहते हैं फ्रेंड्स तो आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट मुहावरे हैं उसका कलेक्शन आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या क्या कौन कौन सा कंटेंट चाहिए, आपको टेलीग्राम पर वो चीज़ सारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, विनोद शुक्ला को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया था? तो देखिए उनका जो एक था, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस उपन्यास के लिए उन्हें 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? तो ये विनोद कुमार शुक्ला हो जाएंगे। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि आपसे सवाल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? तो ये देखिए आपका जो है, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, ये प्रस्ताव ही लोकसभा में अनुमोदित हो सकते हैं। ये जो ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है ये नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा अवमूल्यन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। यश का विलोम क्या होगा फ्रेंड्स? यश का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अपयश। ये देखिए फिर से जनगणना 2011 से संबंधित फिर से एक प्रश्न आ गया। मैंने पहले भी कहा था, जनगणना से आपका हर सेट में 1 से 2 प्रश्न आया हुआ है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे हैं कि हर सेट में 1-2 प्रश्न है, तो आपके एग्ज़ाम में भी 1 से 2 प्रश्न आएंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप जनगणना एक बार एक नज़र डाल करके जाएंगे। प्रश्न आपका है, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी थी? ये जो संख्या थी औसत घनत्व से जो अधिक थी वो 16 थी। कितनी थी? 16 थी। अगला प्रश्न है, निम्न प्रदेशों में से किसमें वर्ष 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक था? तो देखिए ये जो है अफ्रीका में है, ये घनत्व जो है द्वितीय सर्वाधिक स्थान पर था। अगर पहले की बात करें फ्रेंड्स तो पहला आपका हो जाएगा एशिया। पहला कौन हो जाएगा? पहला एशिया हो जाएगा, दूसरा अफ्रीका, दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा अफ्रीका हो जाएगा। अगर तीसरे की बात करें फ्रेंड्स तो तीसरा जो था वह अमेरिका था। तीसरा कौन था? वह अमेरिका था। नेक्स्ट है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये उलगुलान जो विद्रोह है यह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था और यह 1930-31 के बीच हुआ था। 1930 उलान विद्रोह जो हुआ था फ्रेंड्स, जो यह हुआ था, सॉरी अगला प्रश्न है आपका, 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा मुंगेर जिला हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? तो यह 94% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? तो ये देखिए राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो होगा फ्रेंड्स वह भारत में पहला विश्वविद्यालय हो जाएगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा। अगला प्रश्न है आपका, आकाश नीला लगता है क्योंकि? आकाश नीला क्यों लगता है फ्रेंड्स? आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग जो है दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है फ्रेंड्स? तो 1/100 100 नहीं 1000 मिलीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगर
पॉइंट में दिया रहेगा फ्रेंड्स, तो आपका पॉइंट हो जाएगा 0.001 mm हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अतिचालक का लक्षण क्या है। जो अतिचालक का लक्षण है फ्रेंड्स, अतिचालक का जो लक्षण है वह हो जाएगा उच्च पारगम्यता जो है अतिचालक का लक्षण है। अगला प्रश्न है आपका वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण होता है। तो वर्षा का जो बूंद का आकृति जो गोल आकार का होता है वर्षा की बूंदे, उसका कारण क्या होता है फ्रेंड्स, उसका कारण जो होता है पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। यहाँ पर वो है पृष्ठ तनाव होता है। अगला प्रश्न है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो ये जो पिच ब्लेड है फ्रेंड्स, इससे है जो रेडियम प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो नींबू जो खट्टा होता है फ्रेंड्स वह साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। अगला प्रश्न है व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। तो ये देखिए व्यंजक चूर्ण के लिए जो असत्य इसमें स्टेटमेंट है फ्रेंड्स वो पहला ही है कि जल में अधिक विलय होता है। यही स्टेटमेंट जो है सबसे पहला है जो गलत है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पारद धातु मिश्रण पारद धातु मिश्रण क्या है। तो पारद धातु जो मिश्रण है फ्रेंड्स वह है पारदयुक्त मिश्र धातु होती है। क्या होता है, पारदयुक्त मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है कोयले का सामान्य प्रकार क्या है। तो कोयले का जो सामान्य प्रकार है फ्रेंड्स वह है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है वह कोयले का सामान्य प्रकार है। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय स्तनी कौन है। देखिए सवाल आपसे किस तरीके से पूछा गया है। भारत का जो राष्ट्रीय स्तनी हो जाएगा फ्रेंड्स यह हो जाएगा बाघ, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल में बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियाँ मर जाती है। क्यों मर जाती है फ्रेंड्स, क्यों मर जाती है, क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। सीधा सा प्रश्न था। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियाँ कैसी होती है। तो जो पैर की हड्डियाँ होती है फ्रेंड्स वह खोखली होती है। वह कैसी होती है, वह खोखली होती है। अगला प्रश्न है आपका आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है। तो ये देखिए क्रोमैग्न मनुष्य जो है वह आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। अगला प्रश्न है आपका हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो जो हरविंद खुराना थे फ्रेंड्स उन्हें जीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में कौन सा सम्मिलित नहीं है फ्रेंड्स। तो सिंदरी जो है नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है नकदी फसल में कौन सा संबंधित नहीं है। तो देखिए नकदी फसल में जो संबंधित नहीं है फ्रेंड्स, नकदी फसल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गेहूं जो है वह नकदी फसल में नहीं है। बाकी गन्ना, जूट, कपास जो है ये सारे नकदी फसल हो जाएंगे। अगला सवाल है आपका भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। भारत का जो प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा था फ्रेंड्स वह सिंदरी में लगा था, जो कि बिहार में पड़ता है। यहाँ सिंदरी लिखा हुआ फ्रेंड्स, सिंदरी यह बिहार में पड़ता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। ये आपका हो जाएगा रांची। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स। तो दामोदर नदी है जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है आपका पूर्वी समुद्री की स्वामिनी किसे कहा जाती है। तो श्रीलंका को जो फ्रेंड्स पूर्वी समुद्रों का स्वामिनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था। तो संवैधानिक सभा के द्वारा इसे अपनाया गया था। तो ये रहा था फ्रेंड्स आज का 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का सॉल्यूशन कैसा लगा और आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया है। और साथियों मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगी कि यदि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको एक बार ये सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, ये जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। यहाँ से आप आइडिया लगा पाते हैं कि क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, पहला ये सेट देखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, उसके लिए आपको लिंक के द्वारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहाँ से PDF ओपन करके एक बार खुद से सारा सेट का आंसर देना है कि आपने कितने का सही आंसर दिया और कितने प्रश्न का आंसर आपको याद है। इससे क्या होगा, चीज़ें आपके दिमाग में थोड़ी लंबी टाइम के लिए रहेगी। आपका एग्ज़ाम होना है, आप उस चीज़ों को एग्ज़ाम में रिकॉल कर पाएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए साथियों साथ में क्या करना, साथ में और हिंदी इंग्लिश का भी आपको देखते रहना है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो चलिए साथियों मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। उसके बाद यदि आप इस प्रकार का और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच सर। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।